यदि हम लोग अभी हम लोगों का सिर्फ और सिर्फ मकसद है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट करना। क्यों? जिससे तू डिप्रेशन में नहीं जाएगा। बोला वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के क्रिएट करने से डिप्रेशन का क्या संबंध है? बता तो कैसे। जब कोई इंसान कॉन्ट्रैक्ट करता है और सामने वाला अपना प्रॉमिस परफॉर्म नहीं किया तो क्या करेगा तू? जब तू किसी से कॉन्ट्रैक्ट किया और सामने वाले ने अपना प्रॉमिस क्या किया, परफॉर्म नहीं किया, तो क्या करेगा? केस करेगा। मारपीट करना तो सोसाइटी नहीं है ना सॉल्यूशन। हाँ, मारपीट कब करता है? जब लगता हम मजबूत है तो क्या करेगा? मारपीट करके उससे करवाएगा। और यदि कमजोर है तो वही मार देगा। तो फिर रास्ता क्या है? कोर्ट। सूट। कोर्ट में जब केस करेगा तो कोर्ट क्या करेगा? क्या करेगा वो बोल। पहले बोल, तू क्या बोलेगा? सर, मेरे से ये कॉन्ट्रैक्ट बंदे ने किया था और ये प्रॉमिस वो परफॉर्म क्या है, नहीं कर रहा है। तो कोर्ट पहले क्या देखेगा? वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है या? क्योंकि यदि वैलिड नहीं रहा तो कोर्ट तेरे को पहले भगा देगा। और तुझे क्या करेगा? पहले भगा, उसको तो बाद में बुलाएगा। या वो आ भी गया तो वो बंदा पहले किस पे हिट करेगा? सर, आप कोर्ट ये केस सुन क्यों रहे हैं? कोर्ट बोला क्यों? बोला तो वर्ड है, आप इसको सुन ही क्यों रहे हो? हम और कुछ तो बाद में बात करेंगे। ये वर्ड है तो फिर क्या जी का बात हो रहा है भाई? फिर तो घर जाओ, चलो सब लोग अपना अपना। तो कोर्ट कब तेरा केस सुनेगा? जब वैलिड होगा और सब कुछ सही रहा तो तेरे फेवर में फैसला क्या होगा, आएगा कि हाँ भाई, सामने वाला अपना प्रॉमिस परफॉर्म नहीं किया है, तू अपना कर चुका है। और यदि तुझे भगा दिया, मान ले वैलिड नहीं हुआ तो बोला ना अभी, तू डिप्रेस हो जाएगा। तेरा डिप्रेशन किससे जुड़ा है? क्या इंसान क्या सोचता है? यार, मेरे को तो मूर्ख बना के निकल गया। इंसान के मन में क्या ख्याल आता है कि पढ़ाई लिखाई पे धिक्कार है यार, हमको कोई भी टोपी पहना के क्या है, चला गया। तो मैंने जो वर्ड बोला वो बहुत सही वर्ड था। काम जिंदगी में ऐसा करना कि तेरे को कोई टोपी पहना के क्या हो, ना जाए। कोई भी, हम किसी का हक नहीं मार रहा, बट हमको कोई टोपी पहना के ना जाए। ठीक है? तू भले ही छोड़ दे सकता है कि हाँ ठीक है हम छोड़ दिया, लेकिन ये मत समझ कि तू मेरे को टोपी पहना के क्या होगा, निकल लेगा। हम भी पढ़ा लिखा इंसान है, फिर पढ़ने लिखने का मेरा फायदा क्या कि हमको कोई टोपी पहना के चला जाए? तो तू अभी यही सीख रहा है कि हमको कोई टोपी पहना के ना जाए तो क्या करना होगा। हमसे कोई भी इंसान बात में न जीते, नहीं तो हम लोग हमेशा दिखता झगड़ा करता का, बाड़ा तुम्हारा इतना कैसे हुआ, काहे झगड़ा कर रहा भाई? तेरे से बात हुआ था इतना में, ये ले बात खत्म कर। हमको तेरे से झगड़ा नहीं करना है। नहीं तो आसपास ये जितनी चीजें तू देख रहा है क्यों हो रहा है? क्योंकि वो क्लैरिटी ही नहीं है। तुझे भी मालूम था कि भाई जीटी रोड चलेगा, कितना भाड़ा लेगा? बोला 20 रुपया। 15 रुपया में चलेगा, हाँ तो चल। अब बैठ गया चुपचाप, उतरा वहां, बोला 50 रुपया। तो लोग क्या बोलते हैं, इतना भाड़ा होता है? तो तुमको पहले बात करने से कौन रोका था? तुम क्यों नहीं पहले सारी चीजों को एक्सप्रेस कर लिया था? बाद में झगड़ा क्यों करने गया?
और ये भी बोल देना था बीच में जाम रहा तो 1 रुपया नहीं देंगे, उतर गए तो वो भी क्लियर कर लेना था। नहीं तो बोलेगा इतना दूर तो लाए थे, इतना का भाड़ा दो। तो पहले से ही क्लियर कर ले भाई। मालूम है कि जहां मैं थोड़ी देर बाद कहीं जाके रुक जाएगा और बोलेगा कि इतना भाड़ा दो, या फिर दूसरे रास्ते से जाएंगे तो इतना रुपया लेंगे। तू जब एक समझदार इंसान है तो हम लोग एक लाइन बोलते हैं, और वो अपने भी, कि तू गलत था हम तो सही था ना, हमको तो मालूम था ना ये हो सकता है। हम ऐसा इस रास्ता ही नहीं रखेंगे कि तू मेरे साथ क्या करे, गलत कर पाएगा। तो लाइफ में मैच्योर्ड और समझदार का पार्ट बनना ये लॉ तुझे सिखाता है। क्योंकि तू जिंदगी में रोज किसी न किसी से क्या कर रहा है, घर बनाने के लिए अपने मिस्त्री से कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, किसी से बालू सीमेंट खरीद रहा है। तो क्यों बातचीत क्लियर कर भाई, ये क्वालिटी, ऐसा ये, एकदम क्लैरिटी से बात कर, बाद में कुछ नहीं। और क्लियर करके बोल, लिखो। हम तो वादे के हिसाब से ही बोल रहे, ये भी नहीं कि वर्बल फिर झगड़ा होगा, हम कब बोला था। बोला लिख के दो एक कागज में सही से, कागज में। क्योंकि जब भी बात होगी तेरे से किसी झगड़े की तो क्या होता है, ये तो लास्ट में तू क्या करना, जिंदगी में मुंह से बात नहीं करना, कागज से बात करना, लाइफ में याद रखना। कोई भी मुंह से बात करे तो बोलना ये कागज तुम ही दिए थे ना, ये वाला है तो दिखा दो, बात खत्म, हमको नहीं बात करना तुमसे उतना किच किच करना। तो लाइफ में एक पेपर से बात करने का आदत बना ले, बिकॉज ये लॉ तुझे वही सिखाता, पेपर सही रख। काहे झगड़ा करके अपना एनर्जी करना, वो चिल्लाए 10 आदमी आ जाए तो सीधे बोलना बाबू क्या पंचायत का कहानी है, कोर्ट का कहानी है, सर यही लिख के दिया था देख लो, हम काहे इससे बात करें फालतू का। हम तो इससे कोई जबरदस्ती नहीं लिखवाया था, पर्सन फोर्सफुली तो नहीं था। अब ये फालतू का मेरे साथ झगड़ा कर, हमने जब बोला तो ये झगड़ा करने पे उतारू हो गया। तो इस लॉ का इंपॉर्टेंस तेरे डेली लाइफ से है भाई, इतना समझ ले। तेरी पूरी जिंदगी से रिलेटेड है ये, हर एक चीज में। और एकदम समझदारी की तरह तू चीजों को उससे बात करना, ज्यादा किसी से वो कागज कुछ उल्टा सीधा बोले बोले मत लिखेंगे, नहीं लिखेंगे, वो बोलता नहीं लिखो हम बाद में सोच लो, नहीं अभी जो बोलना क्लैरिटी के साथ। तो इसका कहानी सिर्फ यही है कि जब तू कॉन्ट्रैक्ट करेगा और कोई अपने वादे को परफॉर्म नहीं किया तो या तो मामला लोकल लेवल पे पंचायत में ही समझ जाता है, देख लीजिए कागज तो यही लिखा था। और जब पंचायत पे बात न सुलझे तो सीधे कहा तो। वो अलग बात है कि हमारे देश में कानून नहीं चलता है, बात तो झगड़ा और मारपीट और उसी से ही लोग अपना सॉल्यूशन क्या है, डरा के धमका के कर लेते हैं। वो डिफरेंट थिंग है, इसीलिए बहुत दुखी लोग इंडिया छोड़ के चले जाते हैं। वो तो दूर यार, यहाँ कानून नाम का कोई चीज है ही नहीं। विदेशों में चलो, ऐसा कुछ नहीं है, कम से कम वहां थोड़ा तो कानून का पालन क्या है, होता है। यहाँ तो सब धज्जियां उड़ा दिया जाता है रोज, सरकार उड़ा देती है, साधारण आदमी की तो बात ही छोड़ दे। सरकारी कोर्ट के ऑर्डर को फॉलो नहीं करती है, अपनी मर्जी का। और आजकल तो ये चीज बहुत बढ़ गया है। तो तू इस पे केंद्रित था कि मेरा तो ये चीज पहले क्या होना चाहिए, सही होना चाहिए। तो शुरुआत में जनरली तूने पहला जो पढ़ा था, एक डेफिनेशन और टाइप जो भी, तो उसी चैप्टर में यहां से शुरुआत किया था, इससे रिलेटेड सारी चीज पढ़ा। ये दोनों होने का मतलब ही क्या हो गया था, इसमें कौन जुड़ा। तो दूसरा यूनिट जो था वो किसको लेके, कंसीडरेशन को लेके, इसमें ये जुड़ा तो कौन बन गया,
एग्रीमेंट। अब एग्रीमेंट तो बन गया, बट उसमें और क्या जुड़ना जरूरी? तो जो तीसरा यूनिट हम लोग पढ़ने वाले हैं वो उसी से रिलेटेड है। यानी तू जो अब पढ़ेगा वो तीसरा यूनिट, अदर इसेंशियल वर्ड एलिमेंट। और अदर इसेंशियल एलिमेंट के नाम पे शुरुआत वही देखा था क्या? समझा? तो अब हम लोग सीखने वाले हैं इस कॉन्ट्रैक्ट का डेफिनेशन क्या था। एन एग्रीमेंट इनफोर्सेबल बाय लॉ। दो वर्ड था, एग्रीमेंट एंड व्हाट, इनफोर्सेबिलिटी। तो जब इन्फोर्सेबल बाय लॉ का वही सिंपल मतलब था, कोर्ट को गया, बोला सर आप इसे जबरदस्ती क्या है करवाइए, इसने ये प्रॉमिस क्या है किया था। कोर्ट उसको क्या कर रहा है, इन्फोर्स करा रहा है। बट कोर्ट इन्फोर्स करने से पहले सेक्शन 10 की बातों को क्या कर रहा है, देख रहा है। तो पहले ही यूनिट में तू सेक्शन 10 को लिखा तो था, पहले ही दिन सेक्शन 10 को तू पहले दिन ही लिखा था इन्फोर्सिबिलिटी पे। ठीक है? और सेक्शन 10 में इन्फोर्सिबिलिटी में क्या लिखा था? ये लॉ की ओरिजिनल भाषा है। लॉ को पढ़ने का नजरिया बस तेरा डेवलप करना चाहता हूँ। एग्रीमेंट तो हो गया, सारे एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट होंगे, मतलब मैं जबरदस्ती करवाऊंगा। इफ दे आर, इफ दे आर, कॉन्ट्रैक्ट मतलब इन्फोर्सेबल। और इन्फोर्सेबल कब? बोला भाई हमको ये चारों ये सारी चीजें उसमें क्या है, दिखनी चाहिए। क्लियर? तो ऑलरेडी तो लिख चुका था, वही चीज है। तो उसी में यदि इम्पोर्टेंट पहलू की बात करेगा तो सेक्शन 10 को लेके ये पूरा चैप्टर है। किसको लेके? और सेक्शन 10 के उस पैराग्राफ को पॉइंट में बदल दिया। सेक्शन 10 के पैराग्राफ को किस में बदला? पॉइंट में। ये रियल में प्रोविजन नहीं है, रियल में प्रोविजन कौन था, ये। अब मैंने उस दिन 4 पॉइंट बोला था, बट इसमें 2 पॉइंट है। लॉफुल ऑब्जेक्ट अलग, लॉफुल कंसीडरेशन अलग। भले ही मैंने कंबाइन कर दिया था, तो उसने भी यहाँ क्या बोला है, जारी रखा है। द पार्टी मस्ट बी वॉट, competent to contract. It must be free consent. It must be made for a lawful consideration and object, and it should not have been expressly declared as a part of by law. मतलब ये 3 चीजें हैं, फिर भी बोलता है क्या वो, ये 3 चीजें फिर भी बोलता है कि आपका सब सही है। बट लॉ बोलता है देखो, हमने कुछ को तो पहले सीधे वर्ड बोल दिया है, हमने तो कुछ को क्या किया है, सीधे वर्ड बोल दिया, बाकी सब तुम्हारा ठीक है फिर भी। अब इसी में से पहला पॉइंट कौन हुआ, द पार्टी मस्ट बी कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। कॉम्पिटेंट वाले वर्ड से ही निकल के आता है कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट।
तो कंपिटेंट ही आता है। कैपेसिटी, तो हेडिंग क्या लोगे? कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट। कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट। तो कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट हेडिंग रहा। जिंदगी में कभी भी लॉ में इस वर्ड का जिक्र है तो क्या बोला? वो जो दो पार्टी हैं, दो मिनिमम, होने को तो बहुत हो सकता है। लॉ क्या बोला? पहले क्या देखेगा कि क्या कॉन्ट्रैक्ट करने की कैपेसिटी आप में है। तो ध्यान दे लिखना, तो साथ ही साथ बाद में पहले सेक्शन 11 कहता है ये तीन लोग ही सिर्फ कौन है कॉम्पिटेंट है। एक जो मेजर है, दो जो साउंड माइंड है, एंड थर्ड जिसको लॉ ने मना ना किया हो। कुछ चीजों में लॉ मना कर देता है कि तुम कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। अब रे उल्टा वाला वर्ड, मेजर का उल्टा माइनर, उनका उल्टा अनसाउंड माइंड। क्या है? अनसाउंड माइंड। और नॉट डिस्क्वालिफाइड, यानी एक तरह से जिसको डिस्क्वालिफाई कर दिया गया। तो ज्यादातर इस लॉ में पॉजिटिव वाली बातों पे बात ही नहीं है। जो बातें हैं वो किस पे हैं? नेगेटिव वाले को, मतलब ये लोग नहीं कर सकते, बाकी सब लोग क्या है, कर सकते हैं। इसलिए डिस्कशन इनका क्या है? पहले भी लॉ हमेशा नेगेटिव ही बात करता है, पॉजिटिव तो सब सही है, सही है, सही है। ठीक है। तो हेडिंग लेना क्या? हु इज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। हु इज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। और उसमें पहला नाम या सामने लिख ले, अंडर सेक्शन या नीचे अंडर सेक्शन 11 द फॉलोइंग पर्सन्स आर competent to contract. Following persons are what? Competent to contract. A major, a major, B sound mind, and C not disqualified by law. Not disqualified by law. Okay. तो तीन लोग हैं। पहला कौन? मेजर। पहला कौन? मेजर। तो मेजर में पहले वाले वर्ड में क्लियर करना कि इंडिया में एक लॉ है, इंडियन मेजोरिटी एक्ट 1875। इस लॉ में अलग अलग चीजों के लिए एक अलग अलग एज भी है। जैसे फैक्ट्री का वर्कर, एक 14 साल का लड़का भी काम क्या है, कर सकता है। अलग अलग जगहों पे अलग अलग चीजें हैं। 14 16 जो भी है, एग्जैक्ट मुझे नहीं मालूम, बट 18 सब जगह जरूरी नहीं है। अब एग्जाम्पल के तौर पे प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए मिनिमम एज मेरे ख्याल से 35 है। अलग अलग जगहों पे क्या है, मतलब है प्राइम मिनिस्टर्स की मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए। तो चल इन चीजों से क्लियर कर देना। 25 साल। कितना साल? 25 साल मिनिमम एज फॉर प्राइम मिनिस्टर यदि इंडिया में बनना है तो। 21 पे भले ही जीत के जा सकता होगा, या सांसद एमपी एज भी बोल सकता है। एमपी का एज लड़ने के लिए क्या है, 25 ही है।
18 पे खड़ा नहीं हो सकता, मिनिमम एज क्या होना चाहिए तेरा? 25 साल। और जब सांसद बन गया तो प्रधानमंत्री भी बन सकता है। ठीक है। तो अलग अलग जगहों का एक मिनिमम एज क्या है, डिसाइड है। जैसे अभी शादी के लिए उन लोगों ने क्या कर दिया, 21। बट एक मेजर के लिए क्या है, 18 साल इन जनरल। तभी तू जब 18 का होता है तो मम्मी पापा बढ़िया बर्थडे पार्टी देते हैं। आज तू आजाद, आज से तू आजाद, तू मेरा गुलाम तो है नहीं। आज से तू जो फैसला करेगा तेरा। और ये एक वाक्या एक झगड़ा में मैंने देखा था। कि झगड़ा हुआ, किसी ने जाके फादर को कंप्लेन किया। बोला देखो, वो 18 साल का हो गया, अब से उसका मामला वो समझेगा, हमको आके अगली बार से मत बोलना। फादर ने सीधा सीधा जवाब दिया। फादर ने क्या किया, सीधा सीधा जवाब दे दिया। एक होता है ना कि जिम्मेदारी, बोला देख भाई 18 का हो गया, अगले अब अपना मालिक है, उससे बात कर तुम लोग, मेरे से बात मत कर। तो 18 years ऑफ एज है, तो सीधे सीधे मेजोरिटी वाले वर्ड से मैंने कहा ना नेगेटिव बोलना, क्या किया, चालू कर दिया नेगेटिव बोलना। कि मेजर तो ठीक है, ज्ञान दे दिया, बोला माइनर होगा तो बोला माइनर के कुछ रूल है, माइनर का कुछ कॉन्ट्रैक्ट एक हद तक कौन सा है वो वैलिड बोल रहा है। तो यहाँ तुझे सीखना है मेजोरिटी वाले में क्या, कि माइनर के रूल क्या है, माइनर के लॉ क्या है, रूल क्या है, लॉ रिलेटिंग टू व्हाट, माइनस एग्रीमेंट और पोजीशन। मेजर कर सकता है, माइनर करेगा तो क्या होगा, माइनर करेगा तो क्या होगा। तो पहला पॉइंट ले, मेजोरिटी या एज ऑफ मेजोरिटी, एज ऑफ मेजोरिटी। सामने लिखा 18 years, 18 years। ठीक है, चल आगे आया, नीचे लिखेगा कि लॉ हेडिंग रिलेटिंग टू माइनस एग्रीमेंट, लॉ रिलेटिंग टू माइनस एग्रीमेंट। पहला पॉइंट, या उसके सामने लिख सकता है माइनर पोजीशन, माइनर पोजीशन। पहला, एक कॉन्ट्रैक्ट मेड विथ, एक कॉन्ट्रैक्ट मेड विथ और बाय ए माइनर, और बाय ए माइनर इज void ab initio, is void ab initio, is void ab initio। ab initio का मतलब बोल दिया, पिछला मत भूला करो। void ab initio, सिर्फ void और bad ab initio, अंतर क्या था, ab initio मतलब शुरुआत से, क्या वर्ड था, शुरुआत से। ठीक है, तो सिंस बिगिनिंग क्या था, सिंस बिगिनिंग। क्लियर है। अब इसमें एक बड़ा केस लो लिख लेना, मोहिरी बीबी वर्सेस धर्मोदास घोष, मोहिरी बीबी वर्सेस धर्मोदास घोष। 1903 का एक केस लॉ है जो इसमें बार बार यूज करते हैं हम लोग। केस क्या था, धर्मोदास घोष माइनर थे, मोहिरी बीबी ने उनको लोन दिया, मोहिरी बीबी ने उनको क्या किया,
लोन दिया, बाद में धर्मदास घोष बोलते हैं कि हम पैसा वापस नहीं देंगे। मेरी बीवी फंस गई बेचारी, कोर्ट गई। कोर्ट बोला, हम बोला था ना कि मेजर से माइनर से कॉन्ट्रैक्ट नहीं करने को, तो की क्यों, हम पैसा वापस नहीं दिलवाएंगे। क्लियर? तो मामला वो था। चल, दूसरा हेडिंग लिखना, नो रेटिफिकेशन आफ्टर अटेनिंग मेजोरिटी। नो रेटिफिकेशन आफ्टर अटेनिंग मेजोरिटी। जब एक चीज का शुरुआत ही वॉइड है, एक चीज का शुरुआत क्या है, वॉइड है, तो क्या बाद में सुधार लोगे? क्या बाद में सुधार सकते हो? मतलब बाद में तुम उसको सही बोल सकते हो? पहला दिन गलत तो बाद में भी क्या है, गलत ही है। बाद में कहां से सही हो गया भाई? मतलब ये नहीं कि वो माइनर एक दिन तो मेजर होगा ना। बोलता भाई वो कॉन्ट्रैक्ट अब से सही रहेगा, वैलिड रहेगा। बोला भाई जब बना था तो वर्ड था ना, तो वर्ड कभी वैलिड नहीं हो सकता। रेटिफिकेशन मतलब, रेटिफिकेशन मतलब होता है एक तरह से एक्सेप्ट कर लेना। रेटिफिकेशन मतलब क्या होता है, एक तरह से एक्सेप्ट कर लेना, मान लेना। एग्जैक्टली उसका मीनिंग कुछ और हो सकता है, बट हम लोग इसको रेटिफिकेशन का मतलब बोलते हैं कि भाई मैं तो मान रहा हूं ना। बोला तेरे मानने से तो नहीं होगा, तेरे मानने से तो नहीं होगा। रेटिफिकेशन फॉर्मल कंफर्मेशन, एक्सेप्ट करना, बोल ले जो भी बोल ले, ठीक है। तो रेटिफिकेशन का मतलब क्या रहा? सामने वाला बोलता है भाई तो माइनर है। बोला भाई 2 दिन बाद तो मेजर हो ही जाएगा, 2 दिन बाद हमारा मान लूंगा, या जो भी है। लॉ क्या बोला भाई, जिस दिन बनाया था उस दिन क्या था वो, तो बाद में कैसे अच्छा हो जाएगा। बोला फिर से करना है तो करो, बट वो अलग क्या है, फाड़ के फेंको, उसका मैं रिलेवेंस लेने वाला नहीं है। क्लियर? क्योंकि जिसका जन्म ही गलत तरीके से हुआ तो आगे सही नहीं होगा। ओके। तीसरा है, माइनर कैन बी ए बेनिफिशियरी। माइनर कैन बी ए व्हाट, बेनिफिशियरी। और कैन टेक बेनिफिट, कैन टेक बेनिफिट आउट ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट। दूसरी भाषा में माइनर कैन बी ए प्रॉमिस लिख सकते हो। माइनर कैन बी ए व्हाट, माइनर प्रॉमिस ही हो सकती है। मतलब तुमने वादा किया, तुमको पूरा करना पड़ेगा। हम भले ही अपने वादे को क्या है, पूरा न करें, हम अपने वादे को पूरा न करें। तो बेनिफिशियरी का मतलब क्या था, जिसको बेनिफिट मिलने वाला हो, तो माइनर अपना बेनिफिट ले लेगा। और इसी का जिक्र एक जगह लॉ में, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में सेक्शन 30 में है, माइनर कैन बी ए व्हाट, पार्टनर फॉर द बेनिफिट ऑफ व्हाट, पार्टनरशिप। माइनर कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकती है, बट पार्टनरशिप एक्ट में एक जगह बोला कि वो क्या है, पार्टनर बन जा रही है, लेकिन वही बेनिफिट लेने के लिए। तो वहां सामने जिक्र कर लेना कि अंडर सेक्शन 30 ऑफ पार्टनरशिप एक्ट, अंडर सेक्शन 30 ऑफ पार्टनरशिप एक्ट एंडिंग 32, a minor can be admitted, a minor can be admitted to the benefit of partnership. Minor can be admitted for the benefit of
वो पार्टनर बन सकती है। नॉर्मली एक लाइन रहेगा कि ए माइनर कैन नॉट बिकम ए वॉट पार्टनर, कॉन्ट्रैक्ट तो कर ही नहीं सकता। ठीक है, चलो फोर्थ, ए माइनर कैन ऑलवेज प्लीड माइनॉरिटी। ए माइनर कैन ऑलवेज प्लीड माइनॉरिटी मतलब, प्लीड मतलब छुपाना, एक गार्ड लेना। प्लीड मतलब पाना या वॉट, एक गार्ड लेना। सिंपली मीनिंग यदि बोलोगे तो कुछ वैसा ही है। मेक एन इमोशनल अपील, मेक एन वॉट इमोशनल अपील। मतलब एक माइनर इमोशनल अपील में बोलेगा तो कौन सा? प्रेजेंट एंड आर्गू। वो जो कोर्ट में बोलते हैं ना कि प्लीड, कोर्ट में मूव करने को क्या बोलते हैं? प्लीड करना भी बोलते हैं। वो एक अलग चीज हो गया। कोर्ट में जब लॉयर अपियर हो रहा है ना, तो बोला कहाँ जा रहा है भाई, वो तो प्लीड में जा रहा है। ठीक है, कि कोर्ट के सामने प्रेजेंट करना और वॉट आर्गू करना, वो लीगल सेंस में एक और मीनिंग है उसका। ठीक है, माइनर मतलब एक बच्चा कॉन्ट्रैक्ट करने गया, बोला भाई कॉन्ट्रैक्ट, तो सामने वाला बोला भाई तू तो बच्चा है। जैसे तुम लोग कभी कभी मूवी हॉल में जाता, बोलता तुम 18 साल का नहीं हुआ, इस मूवी में नहीं ढुकने देगा। तो सामने वाला बोलता ये रखा मेरा बर्थ सर्टिफिकेट देखो। वो मजाक मजाक में हम लोग दोस्त को बोलते थे भाई तू अपना बर्थ सर्टिफिकेट लेके जा, नहीं तो तेरे को ढुकने क्या है। तो एक बच्चा एक गलत डॉक्यूमेंट दे के, मतलब ये दिखा के कि मैं मेजर हूं, ये दिखा के कि क्या है, मैं मेजर हूं, कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। बाद में जब परफॉर्मेंस की बारी आई तो क्या बोलता है, हम तो नहीं करेंगे, हम माइनर है। तो सामने वाला क्या बोला, सर ये देखिए हमको कागज दिया था। तो कोर्ट बोला आखिर वो बच्चा था तभी तो कागज दिया था। कोर्ट क्या बोला, वो तो बच्चा था। उसको फेवर मिला ना। कोर्ट क्या बोला, भाई वो तो बच्चा था, वो तो ऐसा कर ही सकता है, तुमको ध्यान रखना था। अब इसी पॉइंट को बोला गया वॉट ए माइनर कैन ऑलवेज प्लीड वॉट माइनॉरिटी। वो अपने को छुपा के क्या है निकल जाएगा, तुम फंस गए, तुमको ध्यान रखना। क्लियर? चल, पांचवा लिख, लाइव है, तो तुम लोग छुपा के कर सकता है। लाइबिलिटी फॉर नेसेसरी, लाइबिलिटी फॉर नेसेसरी। तो क्या लिखा उस लाइबिलिटी फॉर नेसेसरी में, लिख माइनर स्टेट, ESTET, minor state is liable for necessary. Minor state is what? Liable for necessary, not personally. Not personally. एक छोटा बच्चा है, कभी कभी लॉ लिखने वाले बहुत समझदार लोग होते हैं, बेचारा माँ बाप नहीं, भूख से रो रहा है, कोई उसको खिला नहीं रहा। क्यों? साला पैसा नहीं देगा, कोई इसको खिला नहीं रहा है, क्योंकि इससे कुछ मिलने वाला तो नहीं है। पर जानते हैं किसके पास प्रॉपर्टी बहुत है? इसके पास क्या है? माँ बाप की छोटी हुई प्रॉपर्टी, छोड़ी हुई प्रॉपर्टी बहुत है। लॉ कहता है कि भाई उसको खाना वाना दूध दूध पिला दे, पढ़ाई वढ़ाई करवा दे, उसकी संपत्ति से तेरे को पैसा हम क्या करेंगे, दिलवा देंगे, यदि वो उसका नेसेसिटी है तो।
तो लॉ लिखने वाले की समझदारी देख ले क्या किया। बोला कि चिंता मत करो, हाँ पर्सनली वो नहीं देगा, लेकिन उसकी जो संपत्ति है स्टेट, उसके लिए वो क्या होगा, उसमें से उसको क्या करना होगा, देना पड़ेगा, क्योंकि तूने उसकी नेसेसिटी के लिए क्या किया, खर्चा किया है। अब नेसेसिटी की डेफिनेशन कंडीशन पे डिपेंड करती है। ठीक है, आज की तारीख में एयर कंडीशन नेसेसिटी होगी। चल तो उसके सामने लिख लेना, अंडर सेक्शन 68 खाली सेक्शन का जिक्र कर ले। ओके, तो पर्सनल लायबिलिटी क्या है, नहीं होगा, मतलब पर्सनली लायबल नहीं होगा, और वो उसकी जिंदगी के लिए जरूरत है, और उसको लगता है कि ना भाई दे दे, नहीं तो बच्चे के लिए सही नहीं होने वाला। चलिए, तो माइनस इज व्हाट, लायबल फॉर व्हाट, नेसेसरी। एजुकेशन नेसेसिटी में क्या आएगा, उसकी पढ़ाई लिखाई आ जाएगी, क्या आएगी, उसकी पढ़ाई लिखाई आ गई, एक बच्चे के जन्म मरने के बाद उसकी क्रियाक्रम को भी उसमें डाल दिया गया। चलिए, अब आया कॉन्ट्रैक्ट बाय गार्जियन, कॉन्ट्रैक्ट बाय गार्जियन। मतलब एक बच्चा तो स्कूल में जाके एडमिशन नहीं ले रहा ना, एडमिशन कराने कौन जा रहा है, उसका गार्जियन, कॉन्ट्रैक्ट किया। अब बोलता था कि यार गार्जियन कहाँ किस हद तक लायबल है, गार्जियन किस हद तक लायबल है। तो एक लाइन है, दो ए माइनर एग्रीमेंट इज void, his guardian can under certain circumstances enter into what, a valid contract on minor behalf, where the guardian makes a contract for the minor which is within his competence and which is for the benefit of what, minor, there will be a valid contract which the minor can what, enforce. But all the contract made by the guardian on behalf of a minor are what, not valid. For instance, guardian of a minor has no power to bind the minor by a contract for the purchase of what, immovable property. अभी गार्जियन ने कॉन्ट्रैक्ट किया कि मेरा माइनर बच्चा जमीन क्या करेगा, खरीदेगा। मतलब बाप के पास प्रॉपर्टी नहीं था, उसके दादाजी ने सारा जम संपत्ति किसके, पैसा किसके नाम पे किया, अपने पोते के नाम पे। बाप को लगा कि अपने पोजीशन का मिसयूज क्या है, कर लो। तो यदि वो कर रहा है तो फिर वो गलत है ना, उस समय कोर्ट से रोक क्या है सकता है। ठीक है, तो एक लाइन लिख लो उसके सामने, कॉन्ट्रैक्ट फॉर द बेनिफिट ऑफ माइनर, कॉन्ट्रैक्ट फॉर द बेनिफिट ऑफ माइनर will be valid contract, will be valid contract। ठीक है, नेक्स्ट चला, इसीलिए स्कूल वाले किससे साइन करवाए, चलो वो तो मम्मी पापा से करवाए कि पैसा आप दोगे, हम तो बच्चे से तो ले नहीं सकते, लेना तो आप ही से पड़ेगा। चलिए, नो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, ये पॉइंट जबरदस्ती का बनाया है। मतलब जब कॉन्ट्रैक्ट ही वॉइड है तो क्या चीज का परफॉर्मेंस, कॉन्ट्रैक्ट ही वॉइड है तो क्या है, नो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। लेकिन कुछ कुछ में वैलिड था, लेकिन वैलिड जैसे कि वो नेसेसिटी वाले में था, क्या बोला, वो होने वाला नहीं है। ठीक है,
अगला पॉइंट, माइनर के ऊपर आप एक के बाद एक पॉइंट लिख रहे हो कि क्या क्या हो सकता है। तो नेक्स्ट चला, क्या हुआ भाई? अगले पॉइंट की तरफ चला, फालतू का पॉइंट बट लिखे जा, बोल ही रहा है। नो इंसॉल्वेंसी, नो माइनर जब वॉइड कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं कर रहा है तो इंसॉल्वेंट होने का मतलब भी क्या है? माइनर को आप इंसॉल्वेंट डिक्लेयर नहीं कर सकते हो, ठीक है। पार्टनरशिप ऑलरेडी लिख चुके हो, छोड़ भी दोगे तो चलेगा, फिर भी लिख लो हेडिंग पार्टनरशिप, सामने माइनर कैन बी एडमिटेड एज व्हाट? माइनर कैन बी एडमिटेड फॉर द बेनिफिट ऑफ पार्टनरशिप, छोड़ दो चलेगा, ठीक है। माइनर कैन बी एजेंट, माइनर कैन बी एन एजेंट but not but not liable, but not liable for his act, but not liable for his act। मतलब माइनर क्या है? एजेंट बन सकता है, लेकिन कुछ परिस्थितियों में कभी कभी एजेंट क्या होता है? लायबल हो जाता है। क्या बोला? माइनर लायबल बेनिफिशियरी है, लायबल तो होने का सवाल ही नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, माइनर कैन नॉट बाइंड पेरेंट और गार्जियन, माइनर कैन नॉट बाइंड पेरेंट और, सामने लिखना हाउवर parent will be liable, will be liable when child is acting as an agent, when child is acting as an agent for parents, for parents। लड़का कहीं से भी गया, रेस्टोरेंट रेस्टोरेंट खा पी के आया, अब रेस्टोरेंट वाला उसके पापा को पकड़ लिया, बोला पैसा दो, बोला भाई हम तो नहीं देगा, हम तो बच्चा खाया भाई, हम क्यों दे? बोला आप उसके पापा हो, बोला उससे हमको क्या मतलब है? बोला हम आपके बच्चे को मारेंगे, बोला मारने का अधिकार कौन दिया? तुमको पैसा नहीं मिला तो कोर्ट जाओ, मारेगा क्या तू उसको? तो बोला आप क्यों बोल रहे हो बीच में? बोला हम इसलिए नहीं भेज रहे कि हम पापा है, मारने का अधिकार तो तेरे को, तेरे को पैसा नहीं मिला तो तू कहाँ जाएगा? कोर्ट जा, पुलिस जा। कोर्ट पहले ही क्या बोला, माइनर बच्चा को कहाँ खिलाया तू? तो बोला माइनर था, क्या कांटेक्ट किया? बोला हमको क्या मालूम था, आया खा पी के बोलता पैसा नहीं देंगे। आया खा पी के क्या बोलता है, पैसा नहीं देंगे। तो बोला पहले तेरे को चेक कर लेना था ना कि पैसा है कि नहीं है, पैसा लेके आया कि नहीं आया। तो उस सेंस में गार्जियन तो लायबल नहीं हुआ, लेकिन गार्जियन का एजेंट के तौर पे, जैसे मान लो दुकान पे एक बच्चा कभी पापा नहीं है तो बैठे है, और उस समय तो वो किसी से कॉन्ट्रैक्ट क्या है, कर ही रहा है, किसी से दुकान में मान लिया सामान परचेज कर लिया, तो सामने वाला क्या भाई, गार्जियन तो लायबल क्या है? क्योंकि जब बच्चा दुकान पे बैठा है तो वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है?
पेरेंट को ही तो, गार्जियन को ही तो रिप्रेजेंट कर रहा है ना। तो उस समय तो एक्टिंग एजेंट बॉट है, एजेंट है। उस केस में पेरेंट क्या होंगे, लायबल हो जाएंगे। क्लियर। चल दूसरा लिख, ज्वाइंट कॉन्ट्रैक्ट बाय माइनर एंड एडल्ट। ज्वाइंट कॉन्ट्रैक्ट बाय व्हाट, माइनर एंड एडल्ट। अपना कंक्लूजन खुद से बोल सकता है, बोल। दो दो जन मिलके आगे पढ़ेंगे कॉन्ट्रैक्ट में। दो लोग मिलके प्रॉमिस कर सकते हैं, दो लोग मिलके किसी और को क्या करेंगे, तो ज्वाइंट प्रॉमिस ज्वाइंट कॉन्ट्रैक्ट है। तो क्या बोलता है तू, माइनर तो निकल लिया, फंस गया कौन, एडल्ट। एडल्ट के अगेंस्ट में तो क्या है, अब एडल्ट माइनर की आड़ में नहीं निकल सकता है। तो किस लो का नाम, हिंसेन दास वर्सेस व्हाट, रामचंद्र। हिंसेन दास वर्सेस, आपने क्या लिख लेना, एडल्ट विल बी व्हाट, लायबल। नेक्स्ट पॉइंट लिख, श्योरिटी फॉर ए माइनर, श्योरिटी फॉर ए माइनर। सामने लिखने ला लाइबल, श्योरिटी यानी गारंटर। एक लड़का दुकान में खड़ा था, बोला भाई खाना तो, बच्चे को खाना रेस्टोरेंट वाला नहीं खिला रहा था। तो किसी ने कहा कि काम करो खिला दो, मैं गारंटी लेता हूँ। तो जब गारंटी वो ले लिया तो पैसा तो उसको क्या करना होगा, देना तो पड़ेगा। थर्ड पार्टी के साथ उसका हो गया। तो सामने कौन सा वर्ड लिख लिया, लायबल। श्योरिटी क्या होगा, लायबल होगा। ठीक है। एंड 14, माइनर एज ए शेयर होल्डर। तो सामने लिख लेना, नॉट बी, या नॉट बी, माइनर कभी शेयर होल्डर क्या है, नहीं हो सकता है। और यदि गलती से हो भी गया तो नाम हटा दिया जाएगा। हाँ, कभी कभार गार्जियन अपने बच्चे के नाम पे क्या करता है, शेयर खरीद लेता है। तो जब तक बच्चा मेजर नहीं हो रहा तब तक तो गार्जियन ही रिप्रेजेंट कर रहा है ना। एंड लास्ट, लाइबिलिटी फॉर टॉट। टॉट का मतलब क्या बोला, सिविल रॉन्ग, क्रिमिनल रॉन्ग, वो अलग बात है। कभी कभी बात आती है कॉन्ट्रैक्ट के बीच की, एक सिविल लॉ का पार्ट है। तो सिविल रॉन्ग का मतलब इंटेंशनली, क्रिमिनल क्या है, मानसिकता ही गलत थी ना। सिविल हमने सोशली या गलत किया कुछ। तो सामने लिखना, लाइबल, लाइबल अनलेस the tort in reality is a breach of contract, breach of contract। माइनर आके तेरे से क्या बोलता है, भैया स्कूटी दीजिए ना, हम थोड़ा चलाएंगे, या घोड़ा दे दीजिए, हम इस घोड़े पे क्या है, राइडिंग करेंगे। आपने तो बैठा चाटो दोस्त को और क्या किया, बैठा लिया और घोड़े का नुकसान कर दिया। तो लॉ क्या बोला, ये गलत, सिविल रॉन्ग। इस केस में माइनर क्या होगा,
लायबल होगा। और ऑब्वियसली पर्सनली तो नहीं हो रहा है, उसकी जो प्रॉपर्टी है उससे क्या किया जाएगा, ले लिया जाएगा। कितना पॉइंट लिखा, 15 का। पहला पॉइंट, माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट करोगे वर्ड अब इनिशियो, पहले से ही। दूसरा, रेटिफिकेशन आफ्टर मेजोरिटी, पार्टनरशिप एक्ट में इस पर डिटेल पढ़ोगे। मैनी कैन बी ए बेनिफिशियरी फॉर ए प्रोमिसी, जो भी बोल सकते हो, बेनिफिट ले लेगा। वो इन्फोर्स कर सकता है, तुम इन्फोर्स नहीं कर सकते। मतलब माइनर क्या कर सकता है, इन्फोर्स कर सकता है, तुम नहीं कर सकता। बेनिफिट के लिए, यदि उसका बेनिफिट उसमें है तो। नेक्स्ट, माइनर अपनी माइनॉरिटी को छुपा सकता है, उसके लिए तुम उसको नहीं बोल सकते हो कि इस आधार पे इन्फोर्स होगा। नेक्स्ट, नेसेसरी, जब उसको नेसेसिटी वाला कहानी है तो उसके प्राइवेट स्टेट उस पे लायबल होंगे, पर्सनली वो नहीं हो रहे। नेक्स्ट, तो गार्जियन यदि उसके अगेंस्ट के साथ, मतलब उसके बिहाफ में क्या किया, कॉन्ट्रैक्ट किया, तो फिर माइनर क्या कर सकता है, इन्फोर्स कर सकता है ना। माइनर क्या कर सकता है, इन्फोर्स कर सकता है। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का सवाल नहीं है, इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो नहीं सकता है, पार्टनरशिप में बेनिफिट के लिए जा ही सकता है। और माइनर मतलब एजेंट हो सकता है, और फिर से बोल, बाइंड, अच्छा बाइंड, बाइंड बोल, तो माइनर कैन नॉट बाइंड, ठीक है। माइनर की हरकतों के कारण गार्जियन क्या है, बाइंड नहीं होने वाले हैं, ठीक है। बट एक्टिंग एज एन एजेंट में क्या होंगे, गार्जियन बाइंड हो जाएगा। एंड नेक्स्ट, ज्वाइंट कॉन्ट्रैक्ट में एडल्ट लायबल हो जाएगा, वो निकल लेगा। एंड तो जो गारंटर है, माइनर के ब्याह में गारंटी दिया है, तो वो लायबल हो जाएगा। एंड ठीक है, माइनर एक शेयर होल्डर नहीं हो सकता है, सिविल रॉन्ग के लिए लायबल हो जाएगा। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के वाला कोई लायबिलिटी है तो वो लायबल होने वाला नहीं है। दूसरा बंदा कौन था, साउंड माइंड। साउंड माइंड का सिंपल मतलब समझ ले। साउंड माइंड का मतलब है कि जब कोई कॉन्ट्रैक्ट तुम किसी से कर रहे हो, तब कोई कॉन्ट्रैक्ट तुम किसी के साथ क्या है, कर रहे हो, सुन लो पहले, तो तुम उस कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स एंड कंडीशन से ये समझ पा रहे हैं कि मेरे ऊपर क्या क्या जिम्मेदारी हो सकती है, मेरा क्या क्या लायबिलिटी, मेरा फायदा नुकसान क्या हो सकता है। तुम जब ये पूरा समझ पा रहे है ना, यानी तू एक समझदार यानी साउंड माइंड वाला आदमी है। तू एक समझदार और क्या है, साउंड माइंड, मतलब तुझे तेरे को इम्पैक्ट समझ में आ रहा है। तो क्या बोल रहा है, एक लाइन सेक्शन 12 में, कि इफ ही इज ए कैपेबल ऑफ व्हाट, understanding it and forming a what? Rational judgment as to effect upon his what? Interest. So let heading देखिए definition. Under section 12, under section 12, a person is said to be of sound mind. A person is said to be of sound mind. Said to be of sound mind for the purpose of, for the purpose of making a contract, for the purpose of making a
contract if, comma, at the time when he makes it, at the time when he makes it, capable of, capable of understanding it, capable of understanding it, and capable of understanding it, and of forming a rational judgment, and of forming a rational judgment as to its effect, as to its effect upon his interest, upon his interest. फिर डेफिनेशन को बहुत डिटेल में तोड़ते हैं। जब डेफिनेशन को बहुत डिटेल में तोड़ते हो तो लास्टली क्या निकल के आ रहा है कि एक आदमी को साउंड माइंड बोला जाएगा किसी कॉन्ट्रैक्ट के पर्पस के लिए एट द टाइम जब वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा था, जब वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा था, वो कैपेबल ऑफ व्हाट, समझ पा रहा था। He makes it what? Capable of, जब वो कॉन्ट्रैक्ट when he makes it, जब वो कर रहा था, कैपेबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग, समझ पा रहा था क्या लिखा है, क्या होने वाला है, एंड फॉर्मिंग ए व्हाट, रैशनल जजमेंट, उसका इफेक्ट भी समझ पा रहा था, जजमेंट एज टू व्हाट, इफेक्ट अपॉन हिज व्हाट, इंटरेस्ट, समझ पा रहा। मैं ये मान ले मोबाइल 2,000 रुपया में बेचूंगा, जब मैं ये कर रहा हूं मैं समझ पा रहा हूँ कि यार 5,000 का चीज 2,000 में बेच रहा हूँ, 3,000 नुकसान होगा, मैं तो समझ पा रहा हूँ ना। तो इसका मतलब मैं क्या है, साउंड माइंड, मैं साउंड माइंड हूँ कि मुझे मालूम है कि यार 2,000 में बेच रहा हूँ, 5,000 मिलेगा, बट मैं नशे में हूँ। मैं क्या हूँ, नशे में हूँ, और 2,000 रुपये में बेच रहा हूँ, तो मैं तो समझ ही नहीं पा रहा हूँ कि मेरा नुकसान क्या है, होने वाला है। तो जिस समय मैं कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूं मैं समझ पा रहा हूं उसकी सारी बातों को, उसके इफेक्ट को, तो मैं कहा जाऊंगा व्हाट, साउंड में। तो क्या लिखा है, एक आदमी यूजुअली ऑफ क्या होता है समझ नहीं पाता है, बट कभी कभी वो साउंड भी हो जाता है, बट ओकेजनली क्या है। और यदि उस समय वो कॉन्ट्रैक्ट किया ना, तो बोला भाई जब किया था तब तो तू समझदार था। यूजुअली क्या है वो, अनसाउंड होता है, लेकिन जिस, कभी कभी वो क्या है, साउंड है, और कभी उल्टा भी है। यूजुअली वो क्या है, बट कभी कभी वो क्या होता है, उस समय वो कांटेक्ट नहीं कर सकता। मतलब दिन भर सही रहता है, रात को दारू पी लेता है, तो दिन भर तो वो साउंड है, बट उस समय क्या वो, उस समय कॉन्ट्रैक्ट, दिन भर दारू पी के रहता है, कभी वो दारू क्या है, नहीं पिया। उस समय मान ले कि वो दिन भर दारू पी के रहता है, एक दिन बोलता है ना भाई शिवरात्रि में नहीं पियेंगे। तो उस दिन तो वो साउंड माइंड है। चल, 3 लोगों को बोला गया कि नॉर्मली लोग जो होंगे वो इस कैटेगरी में आएंगे, तो लिख ले। एक, या तो कुछ दिया ही नहीं, जबकि चीजें तो बढ़िया बढ़िया होती है। एक जो नाम है, एक बंदा है ल्यूनाटिक, कौन है, ल्यूनाटिक। दूसरा है ड्रंकार्ड, दूसरा कौन है, ड्रंकार्ड। और तीसरा इडियट।
तो चल 3 नाम लिख ले, हेडिंग लिख ले, अनसाउंड माइंड, उसके नीचे 2-3 नाम है वो लिख ले। कहीं से उधार लेके आऊं, लिया तो था एक जगह, फोर्थ में ही था, लो वाले में कभी लिखे थे, ध्यान नहीं आ रहा मेरे को भी कि वो 3 लोग, जब हम लोग बात करते हैं तो ड्रंक कार्ड है, याद आ रहा, एक इडियट है, एक लूनाटिक है, ड्रंक कार्ड, इडियट, लूनाटिक, और एक तो कौन है, भूल गए। तो पढ़ना नहीं पड़ेगा, लूनाटिक, इडियट एंड व्हाट, ड्रंकन और इंटॉक्सिकेटेड पर्सन, इनको लिख लो। ठीक है, हाँ 3 वर्ड। कौन लोग हैं अनसाउंड माइंड वाले, कौन लोग हैं अनसाउंड माइंड वाले, ल्यूनेटिक, इडियट और ड्रंकन और इंटॉक्सिकेटेड पर्सन। ल्यूनेटिक, दिमागी तौर पे बहुत थक चुका है बंदा, दिमागी तौर पे क्या है, थक चुका है। डिप्रेस्ड आदमी बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, डिप्रेस्ड होता है। इडियट, पागल हो गया, मेंटल बैलेंस खो दिया है। और जो नशे में है, दारू पिया हो या कोई भी टॉक्सिक चीज लिया हो, तो इनको क्या बोला, तो अनसाउंड माइंड। ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ कौन कर सकता है, साउंड, अनसाउंड नहीं कर सकता। एंड द लास्ट, तीसरा था, 3 लोग थे ना कैपेबल, कौन कौन, मेजर, साउंड एंड व्हाट, नॉट डिस्क्वालिफाइड, नॉट डिस्क्वालिफाइड। लॉ बोलता है, देख भाई, वो मेजर है, हम भी जानते हैं, वो साउंड है, हम भी जानते हैं, आगे मत लिख खाली हेडिंग, वो मेजर है, साउंड है, सब ठीक है, फिर भी लॉ बोलता है ना भाई, उससे मत करना, उससे हम नहीं इन्फोर्स करेगा। सब कुछ सही है, फिर भी सब कुछ सही है, तो लिख ले कौन कौन है सामने, 5-6 नाम, फॉरेन सॉवरेन एंड एम्बेसडर, फॉरेन सॉवरेन एंड व्हाट, एम्बेसडर, फॉरेन सॉवरेन एंड व्हाट, एम्बेसडर्स, एलियन एनिमी, एलियन एनिमी, एलियन एनिमी, कॉरपोरेशन, कॉरपोरेशन, ब्रैकेट में ऑर्गेनाइजेशन, नॉट ऑथोराइज, ब्रैकेट में ऑर्गेनाइजेशन, नॉट ऑथोराइज बाय प्रिंसिपल डॉक्यूमेंट्स, बाय प्रिंसिपल डॉक्यूमेंट्स, अच्छा, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, अच्छा, मेमोरेंडम ऑफ, जैसे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या होते हैं, प्रिंसिपल डॉक्यूमेंट है, और उसमें लिखा हुआ है कि ये कंपनी ये काम नहीं कर सकते, तो क्यों किया, तो फिर कॉन्विक्ट्स, कॉन्विक्ट्स मतलब अपराधी जो जेल में है, तो बोला भाई उससे क्यों कर रहा हूँ, तो जेल में है, उसका तो इन्फोर्स नहीं करेंगे। लास्ट, इंसॉल्वेंट, दिवालिया। लॉ इन सब को क्या बोलता है, बोलता है कि इनसे करोगे ना, तो मे भी हम तुमको इन्फोर्स क्या है, नहीं करवा पाएंगे, क्योंकि मेरे हाथ बंधे हुए हैं। अब पाकिस्तान या एक दुश्मन देश के आदमी से कॉन्ट्रैक्ट किया,
किससे कॉन्ट्रैक्ट किया? दुश्मन देश का। दुश्मन कोर्ट कहाँ से इन्फोर्स करा है? सिर्फ तो अपनी झगड़ा चल रहा है, वो तो कुछ होगा ही नहीं। कोर्ट उस समय बोलते हैं हाथ बंधे हैं, मैं चाह के भी करवा नहीं करवा पाऊंगा। और ये कौन है? बाहर के देश के जो दूतावास के लोग हैं। ये तो रावण के समय भी हुआ था। अंगद रावण की सभा में जाके क्या बोलते हैं कि आप रावण को, कि चलो सीता मैया की बात, राम जी सीता मैया को लेने नहीं आएंगे यदि आप मेरा पांव इधर से उधर हटा दिए तो। एक वाक्य है रामायण में प्रसंग। क्या बोले अंगद कि हम सीता मैया हम लोग को छोड़ के चले जाएंगे हम लोग, आपको जब इतना ही है तो आप मेरा सिर्फ पांव इधर से उधर हटा दीजिए और राम की बात तो छोड़ ही दीजिए, राम जी की हिला भी दीजिए थोड़ा सा। तो रावण क्या बोलता है? तेरी इतनी हिम्मत, इसको मार दिया जाए। तो फिर उनकी सभा से विभीषण क्या बोलते हैं, या और कोई, वो दूत है, वो क्या है, और दूत के साथ आप कोई सजा और कुछ भी नहीं कर सकते। तो रीजन वो नहीं, रीजन ये है कि वो एक बीच का जो कम्युनिकेशन डायलॉग है ना, वो टूट जाएगा ना। हमको उनसे मैसेज देना, उधर से कुछ मैसेज आएगा तो हम भी छोड़ दिए तो उधर वाले भी क्या है, छोड़ देते हैं। ठीक है। और उससे क्या है कि आपस में कम से कम बातचीत का दौर क्या हो, बना रहे। इसीलिए यदि पाकिस्तान का दूतावास में कोई गड़बड़ करता है भाई, तो भारत सरकार कोई जासूसी या कुछ भी किया तो भारत सरकार आदेश क्या देती है, तू देश छोड़ के जाएगा। ये नहीं कि जेल में डाल दी, डाल ही नहीं सकती, इंटरनेशनल ट्रीटी है। यानी कुछ गलत भी होगा ना तो भारत सरकार सिर्फ क्या बोलेगी, तू देश छोड़ के जाएगा, या हम पाकिस्तान को क्या है कि तू अपना क्या कर, इस आदमी को बुला ले, ये यहाँ नहीं रह सकता, दूसरा किसी को भेजना है, क्या है, भेज। और ये झगड़ा चलता है। तो इधर से इंडिया जब दो ठो को निकालता है तो उधर से भी दो ठो को निकाल देता है, बोलता है इन दोनों को भी तुम क्या करो, लेके जाओ। ये इंटरनेशनल राइवलरी है इन लोगों के बीच में। भले ही कुछ हो ना हो लेकिन तुमने किया तो हम भी उधर से क्या करेंगे, दो ठो को भेज देंगे। तो क्या पढ़ रहा था अभी, सेक्शन 10 के इन्फोर्सिबिलिटी का पहला पॉइंट कौन, कैपेसिटी, कौन लोग कैपेबल है। एक सवाल कल मैं इंटर में देख रहा था, और उस सवाल को तू भी देख ले, कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर। भाई 10 नंबर। केस स्टडी पे ही दिख रहा था तो मेरे को ध्यान आया, चल अभी बात करते हैं कि वो क्या होगा। इंटेलिजेंस एंड पैरिटी छोड़ी केस था इसी पे, कैपेसिटी पे ही था। ये तो पढ़ी है, बोल देवलीना जी, अभी पढ़ा ये वाला।
मुझे उस पॉइंट का नाम बताओ जो आज पढ़े हो। लाइबल फॉर नेसेसरी, लाइबल फॉर, उसी चीज का डिस्कशन इसमें जाएगा। माइनर है बट पढ़ रहा है तो पढ़ाई उसके लिए क्या हो गया, नेसेसिटी हो गया। 3 लाख का लोन लिया है और 15 लाख का क्या है उसके पास। तो बोला कैसे, क्यों उससे क्यों नहीं ले लिया, वो माइनर है, बेच भी नहीं पा रहा। ठीक है, तो सामने वाला अनिल जो लोन दिया था, क्या वो कर सकता है? तो कौन सा सेक्शन, सेक्शन 68। अब इसमें तुमको सीखना है कि किस तरह लिखे कि 6 नंबर मिले। एक, बट पहले कौन सी जरूरत है कि कौन सा प्रोविजन इसके साथ क्या है, जाएगा, सूट कर रहा है। पहले तो वो जरूरत है ना, फर्स्ट प्रायोरिटी, क्योंकि वही गलत है तो फिर तो कुछ भी कर ले, फिर तो फायदा है ही नहीं। बट पहले ये कोरिलेट करना है इस तरह से सवाल से कि कौन सा सेक्शन से ये चीज कोट होगा। और अब जो सेकेंडरी पार्ट है और वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट, किस तरह से इसे प्रेजेंट करेंगे, किस तरह से इसे प्रेजेंट करेंगे। 6 मार्क्स का है तो 15 से 20 लाइन, 2 से 3 पैराग्राफ, 2 से 3 पैराग्राफ होने चाहिए। तो ऐसी परिस्थिति में तुझे अब लिखना है, तो अगले दिन तू उसे रफली लिख के लाएगा। देखते हैं कि क्या लिखा है, तो तेरा लिखने का एक स्टाइल क्या है, तो दैट कि पर्सनली पहले उसे देखूं तो सही कि तेरे दिमाग में चल क्या रहा था किसी चीज को प्रेजेंट करने का। समझा? तो लॉ के ऐसे ही केस स्टडीज को तू रोज का आदत बनाएगा। तो रोज का क्या है, आदत बनाएगा। समझा? क्योंकि जितने भी ये केस स्टडीज वाले सवाल हैं, 4 चीजें हम लोग इसमें बोलते हैं यदि इसे केस स्टडीज में तू कभी इन्वॉल्व हुआ तो। और यदि इन्वॉल्व हुआ तो 4 चीजें क्या है इसमें, 4 चीजों में पहला बताए थे फैक्ट ऑफ द केस, चाहे तो छोड़ सकता है। क्यों? क्योंकि वो सब में दिख रहा है, वो सब में क्या है, दिख रहा है। तो जब सब में दिख रहा है तो मुझे नहीं जानना है। ठीक है। दूसरा क्या है, रिलेटेड प्रोविजन। दूसरा क्या है, रिलेटेड प्रोविजन। तो रिलेटेड प्रोविजंस तुझे क्या है, यानी कौन सा, सेक्शन 68 की बातें। ठीक है, ये एज पर दिस पहले प्रोविजन। फिर उन दोनों को क्या करना है, कोरिलेट करना है। क्या करना था कि द मेडिकल एजुकेशन ऑल्सो कम्स अंडर द व्हाट, नेसेसरीज। उसको 2 4 लाइन में क्या करना है, कोरिलेट। एंड लास्ट में क्या रहेगा, कंक्लूजन। बट लिखना जो भी हो, पहले तू अपने मन से कुछ भी लिख, देखो तो सही कि क्या तेरा मन कहता है। और वो दिखना चाहिए मिनिमम 3 पैरा में। क्या होना चाहिए, 3 पैरा में। कभी कभी हम लोग कहते हैं, अगर कभी कभी कहते हैं कि हम लोग ये वाला चीज भी दिखाओ, हम इस चीज को अवॉइड करने को इसलिए भी बोलते हैं क्योंकि वो तो सब में क्या है, इसी को रिपीट करके कोई फायदा तो है नहीं ना, इसी को रिपीट करके कोई फायदा नहीं है। ठीक है, बट इससे रिलेटेड प्रोविजंस को पहले लिखना, फिर क्या, प्रोविजंस और फैक्ट को करना है, कोरिलेट करना, एंड देन अपना क्या है, डिसीजन। और ये रोज की हैबिट अब बनाने का आदत डालो। रोज कम से कम, स्पेशली फाउंडेशन ये वाले तो
इनका तो थोड़ा कम भी है, बट फिर भी तुम लोग बनाओ कि लिखने का एक आदत क्या हो, बने। ओके, चलो अभी के लिए छुट्टी।